आखिरकार मुझे पता चल गया। जब मैं उस कब्र को देखता हूँ तो मुझे इतना दुख क्यों होता है? क्योंकि उसे यहाँ अकेले दफनाया गया है। क्या उसे डर है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा, इसलिए उसने अपने आप को ऐसे एकांत स्थान पर छिपा लिया। चिनात्सु एक लाइव साक्षात्कार में भाग लेता है और उसे अस्थायी राहत मिलती है। मेज़बान चिनात्सु से उस व्यक्ति को कॉल करने के लिए कहती है जिसका उसे अपने जीवन में सबसे अधिक पछतावा है। मेरा फ़ोन बजा और उसने मुझसे पूछा, उसने मुझे फिर क्यों छोड़ दिया? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं गरीब था? मैंने अपनी हड्डीदार भुजाओं को देखा, मुस्कुराया और कहा कि एनिक्सिया, क्या तुम मुझे 1 लाख युआन उधार दे सकती हो? कॉल अचानक कट गई और उन्होंने लाइव प्रसारण कक्ष में कहा कि अब कोई पछतावा नहीं है, केवल खुशी है। उस पल में राहत के साथ मुस्कुराया। फिल्म उद्योग से प्रतिबंधित होने के बाद चिनात्सु का पहला लाइव साक्षात्कार और उनके साथ उनकी पुरस्कार विजेता फिल्म गैंग हुई के प्रमुख अभिनेता भी थे। लाइव प्रसारण कक्ष लोगों से भरा हुआ था। मेज़बान ने कियानेक्सिया और यान हुईगांग से कई सवाल पूछे और अंत में रहस्यमयी तरीके से कहा, एक अस्थायी समस्या होगी जिसे कम किया जाएगा। चिनात्सिया और यान हुईगांग को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? नहीं, कियानेक्सिया एक महिला और विनम्र है। हमें चाहिए कि आप उस व्यक्ति को तुरंत बुलाएं जिसका आपको अपने जीवन में सबसे अधिक पछतावा है, और फिर वो बात बताएं जिसका आपको सबसे अधिक पछतावा है। मेज़बान ने उत्साह से कहा। चिनात्सु बहुत देर तक चुप रहा और लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियां पागल हो गईं। मुझे आश्चर्य है कि किस अभिनेत्री को सबसे ज्यादा पछतावा है। सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। ये प्यार नहीं होना चाहिए, है ना? चिनात्सु जैसे सुंदर व्यक्ति के लिए जो कोई भी उसे त्याग देगा, उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा, है ना? मैंने सुना है कि अभिनेत्री एक बार प्यार से सचमुच आहत हो गई थी, और मैंने ये भी सुना है कि वो उस व्यक्ति के कारण मनोरंजन उद्योग में आई थी। मेज़बान चिनात्सु उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। चिनात्सु वापस होश में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे कॉल करेगी। चिनात्सु और मेरा ब्रेकअप 5 साल तक चला और इस अवधि के दौरान कोई संपर्क नहीं हुआ। मुझे यहाँ तक शक हुआ कि उसने मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया है। जैसे ही मुझे कॉल आया, मुझे बहुत उलझन महसूस हुई। अंत में मैं ये अभी भी जुड़ा हुआ था। कॉल कनेक्ट होने के काफ़ी देर बाद तक न तो चिनात्सु ने कुछ बोला और न ही मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे हम 1 सदी से चुप थे। लाइव प्रसारण कक्ष में बैराज हमें आग्रह कर रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। चिनेक्सिया को इतने समय तक कौन चुप रख सकता था? मैंने देखा कि उसका हाथ फ़ोन को इतनी ज़ोर से पकड़ रहा था कि उसकी पौरें सफ़ेद हो रही थीं। दूसरा पक्ष कौन था? ये बहुत रोमांचक था। इसने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये बुरा होने वाला है। क्या आप वही हैं जिसने चिनात्सु को चोट पहुंचाई? ओह, मैं अपने बुरे स्वभाव के कारण इंतज़ार नहीं कर सकता। जब मुझे लगा कि चिनात्सु शायद फ़ोन काट देगा, तो उसने मुझसे गहरी आवाज़ में पूछा, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या इसलिए कि मैं गरीब था? जैसे ही शब्द निकले, लाइव प्रसारण कक्ष में विस्फोट हो गया। मेरी फिल्म रानी को सचमुच किसी ने त्याग दिया था। जानी मानी हस्तियां? कौन है भाई? वो इतनी अंधी थी कि उसने वास्तव में अभिनेत्री को छोड़ दिया। उसे अब बर्बाद हो जाना चाहिए। चिनेक्सिया को उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। मैंने अपनी पीड़ा झेल रहे लिंगसुन की बाह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिनेक्सिया, क्या तुम मुझे 1 लाख युआन उधार दे सकती हो? लाइव प्रसारण कक्ष में चिनेक्सिया मुस्कुराईं और उनकी मुस्कान अभी भी उतनी ही सुंदर और मार्मिक थी, लेकिन उनकी मुस्कान ने लोगों का दिल तोड़ दिया। इस प्रकार का व्यक्ति इसके लायक नहीं है। कियानसिया, आप हमारे दिमाग में सबसे परिपूर्ण हैं। ये उसका नुकसान है कि वो नहीं जानती कि आपको कैसे संजोना है। ये आदमी कौन है? मैं उसे मारना चाहता हूँ। उसने वास्तव में हमारे परिवार कियानसिया को बहुत दुखी कर दिया। कियानसिया ने फ़ोन रख दिया और उसकी अभिव्यक्ति एक पल में शांत हो गई। उसने मेज़बान से धीरे से कहा, अब और पछतावा नहीं। ये अफसोस की बात है। मैं केवल खुश रह सकता हूँ। मेज़बान ने भी तुरंत कहा कि जीवन एक चयन प्रक्रिया है। कुछ लोग इसके लायक नहीं होते और उन्हें चूकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइव प्रसारण कक्ष में बुलेट स्क्रीन मेज़बान के शब्दों के समर्थन से भरी हुई हैं। कभी कभी मेरी आवाज़ में 1-2 अपशब्द भी मिल जाते हैं। फिर एस्ट्रे की बारी है। मेज़बान ने एस्ट्रे से उत्साहपूर्वक कहा, गुड एस्ट्रे।
मुस्कुराहट के साथ सहमत हुई। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के नंबर डायल किया। लाइव प्रसारण कक्ष में फोन की घंटी बजी। जब तक कियांसिया ने फोन नहीं उठाया तब तक सभी को पता नहीं था कि एस्ट्रे कियांसिया को बुला रही थी। कियांसिया ने एस्ट्रे की ओर देखा और एस्ट्रे मुस्कुराई और उसे फोन का जवाब देने का इशारा किया। लाइव प्रसारण कक्ष पागल हो गया। आह, क्या मैं जिस सीपी के बारे में बात कर रहा था वो सच हो रहा है? मुझे निराश मत करो। चिनत्सु और एस्ट्रे एकदम मेल खाते हैं। मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है। मुझे एस्ट्रे का बहादुर चरित्र बहुत पसंद है। चिनत्सु ने धीरे से फोन का उत्तर दिया। चिनत्सु, मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाई स्कूल से कॉलेज तक, मनोरंजन उद्योग तक, एक्स्ट्रा कलाकार से अभिनेत्रियों तक, उस समय से जब आप उससे प्यार करते थे, अब तक। एस्ट्रे की आंखें लाल हैं और अब आपने उसे जाने दिया है कि आप मुझे स्वीकार कर सकते हैं। आवाज में विनम्रता और ईमानदारी है। लाइव प्रसारण कक्ष में सभी प्रशंसक जयकारा कर रहे हैं। एस्ट्रे का वादा करो। चिनत्सु, कृपया उससे वादा करो। एस्ट्रे इतने सालों से कियांसिया के साथ है। आपके लिए एक साथ न रहना असहनीय है। कियांसिया एस्ट्रे को स्वीकार कर लिया और हृदयहीन आदमी के बारे में भूल गए। चिनत्सु ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। एस्ट्रे की आंखें इस तरह लाल रहीं मानो आंसुओं से चमक रही हों। ठीक है, चिनत्सु सहमत हो गया। जिस क्षण वो सहमत हुई, एस्ट्रे खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू अधिक स्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई बधाई दे रहा था। लेकिन लाइव प्रसारण के बाद मेरे मोबाइल फोन पर अचानक एक टेक्स्ट संदेश आया जिसमें मुझे याद दिलाया गया कि 1,00,000 युआन चोरी हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिनैक्सिया वास्तव में मुझे पैसे भेजेगा, लेकिन मैंने पैसे स्वीकार कर लिए। सचमुच मेरे पास पैसों की कमी थी। चिनैक्सिया के लिए शायद वो सिर्फ अपने तथाकथित पछतावे को सुखद अंत तक लाना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चिनैक्सिया से दोबारा मिलूंगा। अगर वो टीवी श्रृंखला की शूटिंग के लिए अस्पताल नहीं आई होती तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था और मैंने अपने बगल के मरीज को उत्साह से ये कहते हुए सुना, हे भगवान, क्या ये वास्तव में चिनैत्सु है? चिनैत्सु वास्तव में एक टीवी श्रृंखला का फिल्मांकन करने के लिए अस्पताल आया था। मैं बहुत रोमांचित था। मैं वास्तव में नीचे जाकर ऑटोग्राफ लेना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मुझे नापसंद करेगी। टीवी की तुलना में चिनैत्सु व्यक्तिगत रूप से और भी ज्यादा सुंदर है। मरीज खिड़की पर लेटा रहा और बातें करता रहा। फांग युआन, आओ और देखो, ये वास्तव में सुंदर है। मैं इसकी मदद नहीं कर सका। मैं अपने मरीज के साथ खिड़की पर लेटा था। नीचे कई लोग थे, लेकिन आप तारों से भरी ख्यानक्सिया को देख सकते थे। वो उसके बगल में पिछली सीट पर बैठी थी। यान हुईगांग उसके बगल में था, उसके साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। सीपी की ये जोड़ी वास्तव में अच्छी है। मरीज एक चाची की तरह मुस्कुराया। हाँ, वे वास्तव में एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। कौन? क्या ये आदमी नहीं जानता कि चिनैत्सु को कैसे संजोया जाए और छोड़ दिया जाए? इससे भी घृणित बात यह है कि पिछली बार जब चिनैत्सु ने उसे बुलाया था तब भी वो इतना बेशर्म था कि उसे नहीं पता था कि उस समय चिनैत्सु एक लाइव प्रसारण कर रहा था। मरीज बड़बड़ा रहे थे। अचानक मैं फिर से उत्साहित हो गया। कियांशिया ने ऑनलाइन देखा, उसने मुझे देखा। मरीज बहुत उत्साहित था। उसी क्षण में सीधे घूम गया। उसने शायद मुझे नहीं देखा। क्षेत्र में 16 बिस्तर हैं। डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुझे डिस्चार्ज किया जा सकता है। नर्स ने मुझे प्रोसीजर शीट लाकर दी और मुझसे कहा, लौटने के बाद महीने में एक बार नियमित जांच के लिए आना याद रखें। यदि आप इस अवधि के दौरान असहज महसूस करते हैं तो आपको समय पर अस्पताल आना चाहिए। मैंने अस्पताल का गाउन बदल दिया और रोगी ने अनिच्छा से कहा, आपको छुट्टी मिलने वाली है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या मत करो, अभी आपको उम्मीद है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे 5 साल पहले अंतिम चरण के रक्त कैंसर का पता चला था। मेरे सभी रिश्तेदार चले गए हैं और मुझे प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त अस्थि मज्जा कभी नहीं मिला है। बस इसे रहने दो, भाग्य। जब मैंने सब कुछ पैक किया और अस्पताल से बाहर निकला तो मैंने फिर से कियांशिया को देखा। उसने मुझे अपनी कार में खींचने की पूरी कोशिश की। फंग युआन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि तुम फिल्म देखने के लिए अस्पताल आ रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है? मैंने एक पल के लिए खुद को मुस्कुराने की पूरी कोशिश की और फिर मेरी आंखें घृणा से भर गईं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसका अफसोस है, मैंने असहाय होकर कहा। मेरे पास पैसे की कमी है और आपको पता चला, मैं आसानी से स्वीकार करता हूँ।
आपने मुझे पिछली बार 1 लाख युआन उधार दिए थे। क्या आप मुझे इस बार थोड़ा और उधार दे सकते हैं? क्यों? चिंसू ने अपना गुस्सा दबा लिया। मैं कुछ रातों के लिए आपके साथ रहूं? चिंसू का चेहरा नग्न आंखों से दिखाई दे रहा है। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, फंग युआन, तुम वास्तव में घृणित हो। मेरी आंखें धीरे धीरे पीछे हट रही थीं। धुंधला। 5 साल पहले ये एक व्यक्तिगत पसंद रही होगी, लेकिन 5 साल बाद मुझे वास्तव में कोई विकल्प नहीं मिला। मैं कियांगशिया की कार से उतर गया और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। शेन यान द्वारा उसे लेने का इंतज़ार किया गया और मैंने बार बार माफ़ी मांगी। मुझे खेद है फैंग युआन की देर हो गई। कंपनी में बहुत परेशानी थी। बात करते समय उसने मुझे सामान ट्रंक में रखने में मदद की। उसने कहा कि मैं खुद वापस जा सकती हूँ। ये कैसे किया जा सकता है? काम आपके जितना महत्वपूर्ण नहीं है। शेन यान ने गंभीरता से कहा। मैं बहुत विनम्र नहीं था। वो शेन यान की कार में बैठी और शेन यान चली गई। जैसे ही कार चली गई, मेरी आंखें रुक गईं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी अभी कियांशिया को देखा है। मेरा दिल थोड़ा हिल गया। शनियान ने भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया। ये महिला सचमुच बेहतर से बेहतर होती जा रही है। उसने मुझे मुस्कुरा दिया। क्या आप वाकई उसके साथ दोबारा मिलना नहीं चाहते? उसका एक बॉयफ्रेंड है। शनियान ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि मैं और कियांशिया में सभी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे मनाने का कोई कारण नहीं था। जब शनियान ने मुझे घर भेजा तो मैंने लापरवाही से उल्लेख किया कि जब हमारे पास समय हो तो हमें एक साथ एक जगह देखनी चाहिए, कोई जगह, कोई कब्रिस्तान। जब मैंने बैराज कहा तो शनियान की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने अपना सिर थोड़ा घुमा लिया। मैं इस अवधि के दौरान ओवरटाइम काम कर रही हूँ और बहुत व्यस्त हूँ। इसमें कुछ समय लग सकता है। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इससे उसका झूठ उजागर नहीं हुआ। आखिरकार उसने बस यही कहा कि काम मेरे जितना महत्वपूर्ण नहीं है। वो मेरी मौत का सामना नहीं कर सकी। रात को मेरे सो जाने के बाद अचानक फ़ोन बजा। शनियान। मैंने कॉल की तरफ नहीं देखा। वही अकेली थी जो इतनी देर में मुझे ढूंढ सकती थी। सटीक रूप से कहें तो वो मेरी एकमात्र दोस्त थी। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। उधर से फ़ोन आया। कियांशिया की ठंडी आवाज़ ने मेरे दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे फ़ोन करेगी या मेरे पास आएगी। मैंने सोचा कि आज जो मैंने कहा वो काफ़ी दुखदाई था। मैं नानियुआन रोड पर नशे में था। मुझे लेने आओ। कॉल अचानक कट गई। मैं कम से कम आधे घंटे तक हिचकिचाता रहा। बेहतर होगा कि मैं टैक्सी ले लूं। सुबह हो गई है। 2 बजे सड़कें खाली थीं। जब मैं वहां गया तो मुझे कोई नहीं दिखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर मैंने सूने आकाश में अधूरे अर्धचंद्र को देखा। मुझे अपने हृदय में अवर्णनीय अनुभव हुआ। शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे खुशी थी कि कियांशिया सिर्फ मुझसे बदला ले रही थी। मुझे खुशी थी कि अब वो मुझे याद नहीं करेगी। उस पल जब मैं मुड़ा और वहां से निकलना चाहा तो हेनरी फैंग वहां मौजूद था। तभी एक धीमी और परिचित आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अंधेरे कोने में ऐसे खड़ी थी मानो उसे छोड़ दिया गया हो। मेरा दिल इतना टूट गया था कि मैं हैरान रह गया। लगभग उसी क्षण मुझे अचानक 5 साल पहले हमारे ब्रेकअप का दृश्य याद आ गया। ऐसी ही ठंडी रात में भी यही सड़क थी। उसने मुझे गले लगाया और न जाने की विनती की। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा कि वो निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी। हम निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जिएंगे। उसे थोड़ा और समय दीजिए, बस थोड़ा सा समय। उस समय मैं निर्दयी और क्रूर था। चिनैंशिया, मैं तंग आ गया हूँ। मैं ठंडे तहखाने में रहने से तंग आ गया हूँ। मैं हर दिन इंस्टेंट नूडल्स खाने से तंग आ गया हूँ। मैं मांस का भोजन खाकर तंग आ गया हूँ, जैसे कि ये चीनी नववर्ष हो। मैं आपके लिए करते करते तंग आ गया हूँ। मैंने अपने सपनों के लिए अपनी जान दे दी। मैं थक गया हूँ। भले ही आप भविष्य में एक बड़े स्टार और अमीर बन जाएं, लेकिन मैंने आज जो चुनाव किया मुझे उस पर कभी पछतावा नहीं होगा। चिनैंशिया चौराहे पर खड़ा था और मुझे शैन यान की कार में चढ़ते हुए देख रहा था। जब आधी रात को मैंने उसके बारे में सपना देखा तो उसकी अकेली और टूटी हुई छवि ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। क्या मुझे सचमुच इसका पछतावा है? चिनैंशिया ने मुझसे पूछा कि क्या मैं
मुझे वास्तव में उसे छोड़ने का कोई अफसोस नहीं हुआ। मैंने उसकी लाल आंखों की ओर देखा। मैं नहीं बता सका कि वो दुखी थी या गुस्से में थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, क्यानक्सिया ने अचानक अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं आपसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीधे अपनी लग्जरी कार में खींच लिया। मैं कार में बैठ गया। ये हवा की तरह शांत थी। मुझे नहीं पता था कि चिनत्सु क्या करने जा रही थी या वो मुझे कहाँ ले जाने वाली थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। कार चलाते समय चिनत्सु ने अचानक बेरुखी से बात की। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। क्या उसने ये नहीं कहा कि वो मेरा एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती? मुझे परवाह नहीं थी। जो लोग मरने वाले होते हैं वे वास्तव में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। मैंने कहा, चिनत्सु, मैंने पहले कभी सपना नहीं देखा था। मैं ये सोचने का साहस करता हूं कि एक दिन मैं ऐसी शानदार कार में चलूंगा। क्यानक्सिया का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सख्त हो गया और थोड़ी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, ये तुम ही हो जिसके पास वो जीवन नहीं है। हाँ, मेरे पास वास्तव में वो जीवन नहीं है। कार रुकी और मैंने अपरिचित गैराज की ओर देखा। मैं काफी देर तक बाहर नहीं निकला। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूं? चिनत्सु ने मेरा मजाक उड़ाया और कार का दरवाज़ा अचानक उसके द्वारा खोल दिया गया। वो मुझे फिर से लिफ्ट में खींच ले गई और फिर उसके घर चली गई। ये एक शानदार सपाट फर्श था जहां से आप पूरे शहर का रात का दृश्य देख सकते थे, विशेष रूप से उस सर्दी में। हम अभी भी गर्म रहने के लिए एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। मैं इतना ठंडा हो गया था कि मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया था कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए। ये बहुत बड़ा था। यहाँ फर्श से छत तक 180 डिग्री की बड़ी खिड़कियां हैं जहां से आप पूरे शहर का रात का दृश्य देख सकते हैं। घर में हीटिंग बहुत पर्याप्त है और आप सर्दियों में घर पर नग्न होकर दौड़ सकते हैं। अब चिनत्सु को इसका एहसास हो गया है। मैं विशाल बैठक कक्ष में खड़ा था और थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। अचानक चिनत्सु ने मुझे सोफे पर खींच लिया और फिर सीधे मेरी गोद में बैठ गया और मुझे गले लगा लिया। मेरी गर्दन, फंगीवान, तुमने यही कहा था। मैंने उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं क्यानक्सिया के साथ इस तरह नहीं रहना चाहता था। मैं उसकी दुनिया को इतने असहनीय तरीके से पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहता था। जीवन भर अराजकता, सन्नाटा। क्यानक्सिया का सेल फोन बज उठा और उसके कानों में तेजी से रिंगटोन बजने लगी। वो अंततः अभी भी कॉल कनेक्ट हो गई थी। चिनत्सु, मुझे बुखार है। बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया है। आप कहाँ हैं? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं और मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? फ़ोन के दूसरे छोर से एस्ट्रे की धीमी आवाज़ आई। मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। चिनत्सु, कृपया जल्दी आओ। चिनत्सु ने मुझे छोड़ा, कपड़े पहने और बिना पीछे देखे चला गया। मैं पीले चेहरे के साथ सोफे पर लेट गया। मैंने सेल फोन को कसकर पकड़ रखा था और जो कॉल मैंने अभी अभी की थी उसका रिकॉर्ड एस्ट्रे में रखा हुआ था। मैंने कपड़े पहने और सोफे पर फैली गंदगी को साफ करने में उसकी मदद की। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि चिनत्सु ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सका। मैं थोड़ा उदास था। मुझे नहीं पता था कि चिनत्सु को वापस आने में कितना समय लगेगा और मुझे नहीं पता था कि वो वापस आने के बाद क्या करेगी। मैं उसके घर का दौरा करके ऊब गया था। मैं उसके शयन कक्ष में चला गया। मैं उसकी मेज़ पर बैठा और उसकी डायरी देखी। पता चला कि चिनत्सु को अभी भी डायरी लिखने की आदत थी। मैं बहुत देर तक झिझकता रहा और डायरी खोली। 12 जनवरी 2018। फैंगयुआन ने छोड़ दिया और शेनियान का पीछा किया। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी सभी शपथें बकवास थीं। 12 फरवरी 2018। फैंगयुआन के 1 महीने के लिए चले जाने के बाद मैंने उसे फ़ोन करने का साहस जुटाया। ये शेनियान था जिसने फ़ोन का जवाब दिया। उसने कहा कि वो और फैंगयुआन बहुत अच्छे थे और मुझसे कहा कि मैं उसे अब परेशान ना करूं। फैंगयुआन जैसे अच्छे आदमी को मेरे सपने के लिए सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। शेनियान सही थे। 12 जुलाई 2018। फैंगयुआन के आधे साल के लिए चले जाने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली, यान्नू 2। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे पाने का मैंने हमेशा सपना देखा है, लेकिन जब वास्तव में मेरे पास ये क्षण होता है तो मैं इतना खुश नहीं हूँ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ अब वहाँ नहीं है। 12 जनवरी 2019। फैंगयुआन 1 साल के लिए दूर हो गया है। इस साल मैं हर दिन अपनी भूमिका में चुप रहा हूँ।
ऐसा लगता है कि केवल इसी तरह से मैं वास्तविक जीवन में असंतोषजनक चीज़ों को भूल सकता हूँ। 27 मई 2019। फैंग युआन 500 दिनों के लिए रवाना हुए। आज उनका जन्मदिन है। वो कैसे कर रही है? क्या उसने शेनयान से शादी की है और उसके बच्चे हैं? मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। 12 जनवरी 2020 को फंग्युआन 2 साल के लिए चला गया। मैं आज फिल्म करने के लिए डाली आया था। फंग्युआन ने हमेशा कहा है कि मैं डाली आना चाहता हूँ। मैं पूरे साल वसंत की गर्मी महसूस करना चाहता हूँ। मैं एरहाई झील के किनारे हवा और बारिश सुनना चाहता हूँ। और मैं नीले आकाश के नीचे कबूतरों को खाना खिलाना चाहता हूँ। मैं फंग्युआन को बताना चाहता हूँ कि कुछ दृश्य उतने सुंदर नहीं हैं जितनी कल्पना की गई है। 15 मार्च 2020 को फंग्युआन 2 साल 2 महीने और 3 दिन छोड़ गया। इस अवधि के दौरान मुझे अक्सर नाटक मिलते रहे, बार बार घोषणाएं मिलती रहीं और मैं स्क्रीन पर सक्रिय रहा। क्या फंग्युआन इसे देखेगा? क्या उसे इसका पछतावा होगा? लेकिन उसने कहा कि उसे इसका कभी अफसोस नहीं होगा। 18 अक्टूबर 2020 को फंग्युआन 2 साल 7 महीने और 6 दिन के लिए चला गया। आज फिल्मांकन के दौरान ड्याओवे हाँस आसमान से गिर गईं। तभी मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। वांग का नवीनतम, इसलिए जब मैं उठा तो सबसे पहला काम मैंने फंग्युआन को खोजने के लिए किया। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं अब अमीर हूं। हमें अब बेसमेंट में सोने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब इंस्टेंट नूडल्स खाने की ज़रूरत नहीं है। हम दुनिया भर के व्यंजन खा सकते हैं और मैं उसके सपने को छोड़ने के लिए उसे कभी गलत नहीं ठहराऊंगा। वो कुछ भी कर सकती है जो वो करना चाहती है। लेकिन जिस क्षण उसने वास्तव में फंग्युआन को देखा, लेकिन मेरे पास करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसे और शेनयान को सुपरमार्केट से खरीदे गए बड़े छोटे बैग ले जाते, बात करते और हंसते हुए वापस शेनयान के आवास पर जाते देखा। मैं उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था, लेकिन उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। 3 अप्रैल 2021 को फंग्युआन 3 साल 2 महीने और 22 दिन के लिए रवाना हो गया। आज मैं एक घर खरीदने गया और मेरे एजेंट ने मुझे विला खरीदने का सुझाव दिया। उसने कहा, लेकिन अंत में मैंने शहर में समतल मंजिल को चुना। फैंगवान ने कहा कि उसे फर्श से छत तक खिड़कियों वाला सपाट फर्श पसंद है, जहां वो रात का दृश्य देख सकती है और नग्न होकर दौड़ सकती है। यदि फैंगवान और शेनयान का दिन खराब रहा तो वो सीधे यहाँ आ सकती हैं। 18 जून 2021 को फैंगवान को गए 3 साल 5 महीने और 6 दिन हो जाएंगे। मनोरंजन उद्योग में मेरे संसाधन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए मैं किसी भी स्क्रिप्ट को स्वीकार कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो। मेरी प्रतिष्ठा बद से बदतर होती जा रही है। कई लोग मुझे डांट रहे हैं। ऑनलाइन हिंसा की घातकता मेरी कल्पना से भी अधिक है। मैं कुछ समय के लिए उदास हो गया था। उस दौरान टाइम डू नॉट लूज नाम का एक प्रशंसक मुझे प्रोत्साहित करने के लिए निजी संदेश भेजता रहा। वो कई वर्षों से मेरे प्रशंसक हैं और मेरे पदार्पण के साथ ही उन्हें उनका प्रशंसक हो जाना चाहिए था। उसने मेरा अनुसरण किया, लेकिन वो पहले इतना सक्रिय नहीं था। मेरी याददाश्त में ऐसा लगता है कि हर साल जब मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ तो वो एक वाक्य संकेत भेजता है, जन्मदिन मुबारक हो और तुम 100 साल जियो। क्योंकि दीर्घायु का आशीर्वाद मुझे उनसे बहुत प्रभावित करता है। आखिरकार जब मैं प्रसिद्ध हो गया तो मेरे कई प्रशंसक हैं जो मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजते हैं और उनमें से सभी को ये याद नहीं होगा। और वो मेरा निम्नतम बिंदु था। वो पूरे दिन मेरे साथ रहे और मुझे सांत्वना देते रहे। उन्होंने कहा कि सभी को गिरना है फिर उठना है। उन्होंने कहा कि मैं अब तक देखा गया सबसे मेहनती अभिनेता हूँ। उन्होंने कहा कि भले ही स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं किरदार को लेकर कितना गंभीर हूँ। उन्होंने कहा कि वो अभिनय के प्रति मेरे प्यार को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन मैं फिल्म क्वीन बनूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये जानता हो। मैं इसे सुनना चाहता था। क्या मुझे स्वीकार करना होगा? ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में उसके द्वारा ठीक हो गया हूँ। 15 अगस्त 2021 को फैंगवान के 3 साल 7 महीने और 3 दिनों के लिए चले जाने के बाद मैंने एक साहित्यिक फिल्म स्वीकार कर ली और मेरा एजेंट बहुत नाराज़ था, क्योंकि मुझे इस फिल्म को 8 महीने के लिए उत्तर पश्चिम में नौकरी से बाहर शूट करने की ज़रूरत थी, जिसका मतलब था कि मैं कई अन्य भूमिकाएं और बहुत सारी घोषणाएं खो दूंगा।
लेकिन मैं अब अपनी लोकप्रियता को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं घर बसाना चाहता हूँ। मैं पहले बहुत उतावला था। 12 अप्रैल 2022 को फैंगुआन 4 साल और 2 महीने के लिए चला गया। जैसा कि मेरे एजेंट ने उम्मीद की थी, मेरे फिल्मांकन छोड़ने और चले जाने के 8 महीने बाद मेरी लोकप्रियता में गिरावट आई। मुझे नुकसान हुआ, लेकिन इसका कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने पिछले कुछ साल साथ बिताए। फिल्मांकन के दौरान मेरे पास अपने लिए मुश्किल से ही समय होता है। अब मैं इस खाली समय का फायदा यात्रा की योजना बनाने में उठा रहा हूं। दरअसल ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैंग युआन ने पहले भी कई स्थानों का उल्लेख किया था जहां वो यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो परियों की कहानियों में भव्य आतिशबाजी का अनुभव करने के लिए डिज्नीलैंड जाना चाहते हैं। वो बर्फ में गर्म झरनों में भीगते हुए अमीर लोगों की विलासिता का आनंद लेने के लिए चांगबाई पर्वत पर जाना चाहता है। वो हुआशान पर्वत पर जाना चाहता है। वो सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए शीर्ष पर चढ़ना चाहता है। वो तिब्बत जाना चाहता है। आकाश के निकटतम स्थान पर वो भीतरी मंगोलिया के घास के मैदानों पर सर पर दौड़ना चाहता है। लेकिन अकेले यात्रा करना थोड़ा अकेला है। 12 फरवरी 2023 को फैंग युआन को गए 5 साल हो गए। मेरी साहित्यिक फिल्म प्रसारित हुई और अचानक लोकप्रिय हो गई। मेरा प्रदर्शन, मेरे कौशल को पेशेवर रूप से पहचाना गया। इस फिल्म के लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। मैं फिर से मशहूर हो गया। मैं बहुत लोकप्रिय था। मैंने एक लाइव साक्षात्कार स्वीकार किया। मेज़बान ने मुझसे उस व्यक्ति को कॉल करने के लिए कहा जिसका मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक पछतावा हुआ। 5 साल के बाद मैंने फैंग युआन को फिर से कॉल करने का साहस जुटाया। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं गरीब था? दरअसल मैं जो पूछना चाहता था वो ये था कि अब मेरे पास पैसे हैं, क्या आप वापस आ सकते हैं? उसने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझसे 1 लाख युआन उधार लेने के लिए कहा। उस पल मेरा दिल बैठ गया। ऐसा नहीं था कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला मैं मुझसे पैसे उधार लेने के लिए नहीं कह सका, लेकिन उसके सपाट और उदासीन स्वर ने मुझे गहराई से महसूस कराया कि वो वास्तव में मुझसे बहुत दूर था। इसलिए मैंने सीधे फ़ोन रख दिया। मैंने सोचा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए मैं यान हुईगांग के अनुसरण के लिए सहमत हो गया। यान हुईगांग वास्तव में कई वर्षों से मेरे साथ है, हाई स्कूल से लेकर अब तक, और यहाँ तक कि मेरे लिए एक फिल्म शूट करने के लिए 8 महीने के लिए उत्तर पश्चिम भी गई। मेरे पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं था। लाइव प्रसारण के बाद मैं नानी कार में बैठा और सभी कर्मचारी इतने सालों के बाद आखिरकार सफलता हासिल करने पर यान हुईगांग और मुझे बधाई दे रहे थे। लेकिन उस पल मैंने गलती की और ख़ुद को सबक के तौर पर फैंग युआन को 1 लाख युआन दे दिए। डायरी यहीं समाप्त हुई और आंसुओं ने अनियंत्रित रूप से उसकी नोटबुक को दागदार कर दिया। मैंने उसे सावधानी से पोंछकर साफ कर दिया और डायरी को उसके मूल स्थान पर रख दिया। उस रात क्यांसिया वापस नहीं आई। मैं उसके सोफे पर था। मैं अपना शरीर लटका कर सो गया। जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी और क्यांसिया वापस आ गया था। वो हाथ में नाश्ता लिए हुए था और ठंडे स्वर में बोला, आओ और खाओ। मैं उठकर उसके पीछे चला गया। नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। मुझे अचानक याद आया कि जब हम साथ थे तो हमें हर नाश्ते के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता था। मेरी हड्डियों की बचत बर्बादी जैसी लगी, इसलिए मैंने लापरवाही से कहा। मैंने कहा, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें इसे ख़त्म नहीं करने दिया। क्यांसिया मेई ने गुस्से में कहा। मैंने और कुछ नहीं कहा। चिनांगसिया के लिए अब ये वास्तव में ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं खाने की मेज़ पर बैठा और धीरे धीरे खाया। चिनांगसिया मेरे सामने बैठी, लेकिन उसने अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई। आप क्यों नहीं खाते? खाने के बाद क्यांगसिया ने कहा, क्या आपने इसे यान हुईगांग के साथ खाया था? मैं मुस्कुराया। पूछे जाने पर क्यांगसिया चुप रहीं। वास्तव में मुझे बहुत अधिक नहीं कहना चाहिए और मुझे नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे वास्तव में खेद महसूस होता है। मुझे माफ़ करे क्यांगसिया, चलो एक साथ यात्रा पर चलते हैं। क्यांगसिया ने अपनी आंखें उठाईं और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की रेखा चमक उठी। हमने कहा था कि हम एक साथ डिज्नीलैंड जाएंगे, एक साथ चांगबाई पर्वत जाएंगे, एक साथ जाएंगे। ठीक है, क्यांगसिया सहमत हो गया। मैंने शैनियान को फ़ोन किया और कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। क्यांगसिया मेरे बगल में था। वो व्यंग्यात्मक मुस्कुराता रहा। मैंने शैनियान से झूठ बोला। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं क्यांगसिया के साथ हूँ,
मैंने केवल इतना कहा कि मैं आराम करने के लिए अपने गृहनगर वापस जाना चाहता हूँ। शैनयान ने मेरा बहुत समर्थन किया और मुझे हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया। चीन और कियांगसिया हमारे पहले पड़ाव के रूप में चांगबाई गए। पहाड़, मैंने सुना है वहाँ बर्फीले बेर के फूल थे। हमने होटल में चेक इन किया, अपने स्विमसूट पहने और बर्फ़ में गर्म झरनों की ओर चले गए। मैं एक बड़े स्नान वस्त्र में लिपटा हुआ था और चिनांगसिया पहले से ही निजी चम्मच में था। वो मुझ पर हंसा। इसे इतनी कसकर क्यों लपेटा हुआ है? ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मैं शर्मिंदा नहीं थी, लेकिन मुझे बस डर था कि वो देख लेगा कि मैं कितनी पतली हूँ। उसके शरीर ने उसे डरा दिया। मैंने फिर भी अपना स्नान वस्त्र उतार दिया और चम्मच में चला गया। मैं एक पैर पर सिमट गया। हम बहुत दूर थे। कियांगसिया ने बहुत देर तक मुझे देखा और अचानक मेरी ओर चल दी। उसने मेरी बाँह पकड़ ली और उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। मैं और शैनयान पिछले कुछ सालों से इसी तरह रह रहे हैं। क्या दुबली सुंदरता अब लोकप्रिय नहीं है? आपके मनोरंजन के लिए। इंडस्ट्री के सभी पुरुष सेलिब्रिटी ऐसे नहीं हैं। चिनत्सु ने अचानक मेरी बाह पर काट लिया। दर्द ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझसे तपाक से कहा, तुम बहुत बदसूरत हो। फिर उसने गुस्से में चम्मच छोड़ दिया। मैंने चिनत्सु की पीठ की ओर देखा। उनका फिगर कितना अच्छा है। उसके पैर सफ़ेद पतले हैं और वो शैतान जैसा है। उसका फिगर आकर्षक था। चिनत्सु के जाने के बाद मैंने इसे चम्मच में काफ़ी देर तक भिगोया। आखिर इतनी आरामदायक जिंदगी फिर कभी नहीं मिलेगी। जब मैं नहाकर कमरे में लौटा तो चिनत्सु को पहले ही रात का खाना परोसा जा चुका था। हम फर्श से छत तक की खिड़की के सामने बैठे, खिड़की के बाहर बची हुई बर्फ को देख रहे थे, हाई एंड स्टेक खा रहे थे और अधिक खा रहे थे। चिनत्सु ने मुझे अपना चाकू और कांटा नीचे रखते हुए देखा और मुंह से मुंह निकाला। ऑर्डर के साथ मैंने पूरा खाना खाया। जब से मैंने कीमोथेरेपी शुरू की है, मेरी भूख और भी खराब हो गई है। कभी कभी मैं एक दिन में थोड़ी मात्रा में भी चावल नहीं खा पाता। आज ये पहले से ही बहुत कठिन था। चिनत्सु ने मेरी खाने की प्लेट ली और मेरे स्टेक के बचे हुए आधे हिस्से को कई छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने मांस का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे मुंह के सामने रख दिया। मैंने अपना मुंह खोला। चिनत्सु ने स्टेक मेरे मुंह में डाला और उसे थूकने की अनुमति नहीं दी गई। खाने के बाद चिनत्सु ने फिर से ऑर्डर दिया। वह पहले इतनी दबंग नहीं थी, लेकिन अब बात अलग है कि वो एक बड़ी स्टार हैं। मैंने पूरा स्टेक खत्म कर दिया। मैंने कई सालों में इतना कुछ नहीं खाया। खाने के बाद मुझे अपने पेट में असहजता महसूस हुई। मैं उल्टी करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मेरा वहीं दम घुट गया और जब मैं सो गया तो मैंने इसे लुढ़का दिया। दूसरी ओर असहज चिनत्सु, जो मेरे बगल में सो रहा था, ने अचानक मुझसे पीछे से पूछा। हम अब भी एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन हमारे बीच कम से कम 3 लोगों की दूरी थी। चिनत्सु ने मेरे साथ कुछ भी अवैध करने की पहल नहीं की। उस रात ये महज एक दुर्घटना थी। मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मैंने असहज होकर कहा। अगले ही पल चिनत्सु का शरीर झुक गया। वो गर्म थी। उसने मेरे पेट को अपने हाथ से छुआ और धीरे से मसला। मैंने अपने होठों को कसकर भींच लिया और अपने शरीर को गतिहीन रखा। मुझे नहीं पता कि मुझे सो जाने में कितना समय लगा और मुझे नहीं पता कि क्षानिया को सो जाने में कितना समय लगा। हम एक रात इसी अजीब स्थिति में रहे। चांगबाई पर्वत में सप्ताह के दौरान हमने स्कीइंग की, स्नोमैन बनाए और स्नोबॉल लड़ाई की और हमने राफ्टिंग भी की। फिर हम वेनान शहर गए और माउंट हुशान पर चढ़े। हमने माउंट हुशान पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। हम माउंट हुशान के पश्चिमी शिखर पर गए और सुनहरे ताले लगाए। मैंने एक दीर्घायु ताला खरीदा। मैंने एक सिंचियान का चेहरा बदला हुआ देखा। उसने कुछ भी नहीं खरीदा। वो इतने सारे तालों के बीच चुपचाप चली जा रही थी, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। मैंने सावधानी से ताला लगा दिया। मैंने ईमानदारी से भरा हुआ दीर्घायु ताला उठाया, क्योंकि ताले पर सिंचियान का नाम था। इसे लटकाने के बाद मैं एक सिंचियान को खोजने गया। मैंने एक सिंचियान की निगाहों का अनुसरण किया और एक तांबे का हृदय ताला देखा, जिस पर सिंचियान और फांग युआन लिखा हुआ था। मैंने एक सिंचियान से कुछ नहीं पूछा या ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हुशान से निकलने के बाद हम सीधे इनर मंगोलिया गए। भीतरी मंगोलिया में समय थोड़ा लंबा था। मैं व्यक्तिगत रूप से और ज़्यादा चाहता था।
कुछ देर रुकने के बाद मुझे वहाँ की विशालता, नीला आकाश और सफ़ेद बादल अच्छे लगे। मैं घास के मैदान पर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपना कोड़ा मारा। मैंने पहले कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी, लेकिन ये पहली बार था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। क्सिनचियान मेरा पीछा कर रहा था। मैंने स्पष्ट रूप से उसे मुझे धीमे चलने के लिए कहते हुए सुना। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। निश्चित रूप से मैं घोड़े से गिर गया और खून बह रहा था। मैं गिर गई और बहुत खून बह रहा था और मैं इसे लंबे समय तक रोक नहीं सकी। क्सिनचियान घाटे में था। उसने मेरी मदद की और मुझे अस्पताल भेजना चाहती थी। मैंने मना कर दिया और जब मैं अस्पताल गया तो जो कुछ मैंने उससे छिपाया था सब सामने आ गया। उसने मुझे डांटा, तुम जीना नहीं चाहते हैं ना? मैंने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा। क्या आप मेरी मृत्यु से डरते हैं? मैंने अचानक उससे पूछा। उसने बेरुखी से कहा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए मर जाना सबसे अच्छा है। लेकिन उस दिन के बाद क्सिनचियान ने मुझे फिर कभी घोड़ों की सवारी नहीं कराई। वो बस मेरे साथ घास के मैदान पर चली। उन दिनों में अक्सर उसे आधी रात में अपने एजेंट से या एशट्रे से फ़ोन का जवाब देते हुए सुनता था। मुझे पता था कि मैं क्सिनचियान को नीचे खींच रहा हूँ। क्सिनचियान की वर्तमान गति बिल्कुल सही है। इस समय हमें मनोरंजन उद्योग में अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए इस लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहिए, न कि अचानक गायब हो जाना चाहिए। मैं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हूँ। क्सिनचियान, चलो वापस चलते हैं, मैंने अचानक कहा। इस समय वो होटल में कंप्यूटर के सामने बैठकर तिब्बत जाने की गाइड बना रही थी। तिब्बत जाने में इनर मंगोलिया से अधिक समय लगेगा, इसलिए यात्रा पर विचार करना होगा। और भी बहुत कुछ होगा। उसने ये बहुत सावधानी से किया। उसने अपनी आंखें उठाईं और मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि शेनयान ने मुझे वापस जाने के लिए आग्रह करने के लिए बुलाया था। मैंने क्सिनचियान को हंसते हुए देखा। इतनी जोर से हंसा कि आंसू निकल आए। उसने कहा, फांग युआन, मैं बहुत मजाकिया हूं ना? मैं चुप रहा। मैं वास्तव में एक कमबख्त कुत्ते की तरह हूं। क्सिनचियान ने गुस्से में कंप्यूटर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे जोर से फेंक दिया जमीन पर, और फिर दरवाज़ा पटककर बाहर चला गया। मैंने उसके हाथों के पीछे खून देखा, लेकिन मुझ में उसे रुकने के लिए कहने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक किया और अकेले निकलने की तैयारी की। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कियान अक्सिया दरवाजे पर खड़ी है। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो कल रात कहीं न जाकर यहीं थी। मेरा दिल घुटन की हद तक दुख गया, लेकिन उसका चेहरा शांत और शांत रहा। शंघाई जाते हुए कियान अक्सिया ने कहा, मैंने बस उसे देखा। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए विलंबित नहीं कर सकता। कियान अक्सिया ठंडी और ज़िद्दी थी, इसलिए मैंने कियान अक्सिया के साथ शंघाई और डिज्नी तक पीछा किया। लेकिन जैसा कि उसने कहा, मैं कुछ दिनों तक देरी नहीं कर सकता। हम आतिशबाजी देखने गए और भीड़ की चीख के बीच हमने आकाश में उड़ती हुई आतिशबाजी को धीरे धीरे नष्ट होते देखा, जीवन की तरह गायब हो गए। मैं मुड़ा और चुपचाप मेरे बगल में कियान अक्सिया को देखा। उसने टोपी और मुखौटा पहना हुआ था, खुद को छिपाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित थी। लेकिन उस पल में मैं अभी भी उसकी आंखों में चमक स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके बाकी जीवन की तरह अभी भी बहुत सुंदरता थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें नीचे की, मेरा शरीर अचानक कसकर गले लगा लिया गया था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। चिनत्सु और मैंने 2 महीने तक यात्रा की। हम एक ही कमरे में रहते थे और एक ही बिस्तर पर सोते थे। उस रात को छोड़कर जब हम पहले दिन चानबाई पर्वत पर पहुंचे थे, जब उसने मेरा पेट सहलाया था, हमारे बीच कोई अंतरंग भावभंगिमा नहीं थी और हमने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि चिनत्सु जानबूझकर मुझसे दूरी बनाए हुए थी, लेकिन इस समय मैं उसे दूर करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सका। वह काफ़ी देर तक मुझसे लिपटी रही। आतिशबाजी समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई और कर्मचारी पर्यटकों से वहां से चले जाने का आग्रह करने लगे। उसने मुझे जाने दिया। उसकी आंखें अभी भी उतनी ही स्पष्ट और उज्ज्वल थीं जितनी पहली बार हम मिले थे। उसने सिर हिलाया, मास्क लगाया और मेरे लिप वैक्स को चूमा। उसने फैंग्युआन से कहा, उसे भविष्य में अच्छा खाना चाहिए। मैंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका।
मुझे डर था कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो इतने सालों तक मैंने जो बचाव किया था वो बैठक में अचानक ढह जाएगा। हम होटल लौट आए। मैंने सोचा कि आज रात के बाद चिनत्सू और मेरा काम खत्म हो जाएगा और हमें एक दूसरे के लिए कोई पछतावा नहीं रहेगा। लेकिन अगले दिन सुबह होने से पहले चिनत्सू का फ़ोन कॉल से गूंज रहा था, क्योंकि वह ट्रेंडिंग सर्च पर थी। किंग जिंग फिल्म की रानी चिनत्सू पर धोखा देने का संदेह है। मासूम छोटे सफ़ेद फूल का चरित्र ढह जाता है। चिनत्सू एक सुंदर आदमी को प्यार और चुंबन का इजहार करने के लिए डिज्नीलैंड की यात्रा पर ले जाता है। चिनत्सू का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। चिनत्सू को पूरी सुबह एक फ़ोन आया। मामला गंभीर लग रहा है। दोपहर में चिनत्सू का एजेंट शंघाई आया। एजेंट ने मेरी तरफ देखा। नज़र से मुझे पता चल गया कि वह अत्यधिक घृणा महसूस कर रही थी। वह और चिनत्सू कमरे में जनसंपर्क प्रचार कैसे किया जाए इस पर चर्चा कर रहे थे। उन दोनों में बहस होने लगी। मैनेजर ने अपने कठोर शब्द कहे और कहा, चिनत्सू, मैं तुम्हें एक हाथ से पकड़ सकता हूं या मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं और सब कुछ खो सकता हूं। मुझे परवाह नहीं। चिनत्सू अविचल था। मैनेजर इतना गुस्से में था कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और चला गया। शाम को एजेंट फिर वापस आया। उसने कहा कि वो पहले मुझे विदा करेगी। नहीं, चिनैक्सिया ने मना कर दिया। चिनैक्सिया, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने अपना मुंह खोला। चिनैक्सिया ने मुझे करीब से देखा। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं वापस जाना चाहता था। शेनयान अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। क्या आपको लगता है कि हमारी तस्वीरें इंटरनेट पर व्यापक रूप से फैली हुई थीं? शेनयान ने इसे नहीं देखा। मैं अभी भी कुछ बोलता उससे पहले ही उसने साफ शब्दों में कहा, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैनेजर उत्साहित था। आप इसे वैसे ही संभालेंगे जैसे आप इसे संभालते हैं। जिस क्षण चिनैक्सिया मैनेजर के साथ फिर से झगड़ा करने वाला था, मैंने कहा, चिनैक्सिया, मुझे आपके लिए कुछ भी संभालने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस जाकर शेनयान को समझाना चाहता हूँ। चिनैक्सिया का चेहरा ठंडा था। एक पल के लिए मुझे लगा चिनैक्सिया मेरा गला घोटना चाहती है, लेकिन अंत में उसने ठंडे स्वर में कहा, जो भी आप चाहें। इतना कहकर वो पलट गई। मैंने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। मैंने एजेंट से बस इतना कहा, कृपया, कृपया। एजेंट मुझे होटल के पिछले दरवाजे से बाहर ले गया। वहाँ एक नैनी वैन खड़ी थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने एक एस्ट्रे देखी और उसने मेरी तरफ देखा। पहला वाक्य था, फंगयुआन, तुमने तब मुझसे क्या वादा किया था? जब मैंने चिनैक्सिया से नाता तोड़ लिया तो मैंने वादा किया कि एस्ट्रे फिर कभी चिनैक्सिया के सामने नहीं आएगी। हम तीनों हाई स्कूल के सहपाठी थे। बाद में चिनैक्सिया और मैं कॉलेज के लिए एक साथ बीजिंग गए और एस्ट्रे भी बीजिंग गई। बीजिंग में हम शेनयान से मिले और शेनयान ने कहा, मैं बहुत अच्छा था और समय के साथ हम अच्छे दोस्त बन गए जो हर चीज़ के बारे में बात करते थे। इतना कि मैंने अंततः शेनयान से चिनैक्सिया को छोड़ने में मेरी मदद करने के लिए कहा। हालांकि एस्ट्रे भी बीजिंग से थी। उसका परिवार व्यवसाय में था और उसके माता पिता आपस में जुड़े हुए थे और संपन्न थे। जब उसने बीजिंग में विकास करने का निर्णय लिया तो उसके माता पिता ने उसके लिए बीजिंग की तीसरी रिंग रोड में एक घर खरीदा। उसके पास एक घर है और यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसके लिए मनोरंजन उद्योग में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस तरह की पृष्ठभूमि मुझसे और चिनैक्सिया से बहुत अलग है। शेनयान बेहतर है। शेनयान बीजिंग के मूल निवासी हैं। उसके पास एक घर और बीजिंग घरेलू पंजीकरण है। चिनैक्सिया और मैं दोनों गरीब परिवारों से आते हैं। मेरे पिता जुआरी हैं। उसने परिवार का सब कुछ जुए में लगा दिया और यहाँ तक कि मेरी माँ को भी दे दिया। बिक गया। जब मैं जूनियर हाई स्कूल की दूसरी कक्षा में था तो जुए के कारण मेरे पिताजी पर बहुत अधिक कर्ज हो गया था और उन्हें धोखा मिला था। मेरा पालन पोषण मेरी दादी ने किया। मेरे कॉलेज में दाखिल होने के बाद मेरी दादी भी बीमार पड़ गईं और उनका निधन हो गया। चिनत्सू के कोई पिता नहीं था। एक कार दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ उसे पुनर्विवाह करने के लिए ले गई। पुनर्विवाह के बाद उसकी माँ ने एक छोटे भाई को जन्म दिया।
उसकी माँ ने अपनी सारी ऊर्जा परिवार के पुनर्निर्माण में लगा दी और चिनत्सु को नज़रअंदाज कर दिया। वो एक अनाथ की तरह रहती थी। लंबे समय तक मुझे लगा कि चिनत्सु और मैं एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को महत्व देते हैं। हम दोनों के मूल परिवार बदकिस्मत हैं, इसलिए हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और एक दूसरे को प्यार से गर्म करना चाहते हैं। इसीलिए इतने सालों से एस्ट्रे नहीं डाली गई है। हमारा संबंध हमारे रिश्ते के अनुरूप है। हालांकि उसने इसे चिनत्सु को कई बार व्यक्त किया है। मैंने पहले भी कहा है कि आप केवल चिनत्सु को नीचे खींचेंगे। एस्ट्रे ने मेरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा और गुस्से से कहा, 5 साल पहले चिनत्सु आपकी वजह से मनोरंजन उद्योग में विकास करने में असमर्थ था। 5 साल बाद क्या चिनत्सु फिर से आपकी वजह से वही गलती करेगा? एस्ट्रे सही है। यदि ये 5 साल पहले मेरे लिए नहीं होता तो क्षांशिया स्याह पहले ही मनोरंजन उद्योग में विकसित हो चुका होता। जिस वर्ष उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया, उसी वर्ष उसे एक प्रतिभा स्काउट द्वारा खोजा गया। वो वास्तव में इससे जूझ रही थी, लेकिन इसकी तुलना में मनोरंजन उद्योग में पैसा कमाना वास्तव में आसान है। यदि हम अन्य सामान्य नौकरियों पर स्विच करते हैं तो हम बीजिंग में घर बेचने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। हालांकि क्षांशिया स्याह ने एक ब्रोकरेज कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लंबे समय तक उसे प्राप्त हुआ। कुछ तुच्छ छोटी भूमिकाओं के लिए मैंने हमेशा सोचा कि यह शुरुआत में चिनत्सु की भूख की कमी के कारण था। आखिरकार अगर उसे थोड़ा पैक किया जाता तो उसका चेहरा एक राजा जैसा दिख सकता था। बाद में चिनत्सु एक फिल्मांकन के दौरान घायल हो गई और मुझे एस्ट्रे के मुंह से पता चला कि चिनत्सु ने मेरे कारण कई मनोरंजन कार्यक्रमों को ठुकरा दिया था और उसका चेहरा, जिस पर मुझे गर्व था, वास्तव में उसके विकास में बाधा बन गया। कई निवेशकों ने उसके चेहरे को देखा और अपने अपने विचार रखे। एक बार जब वो इनकार कर देती तो उन्हें दुर्भावनापूर्वक दबा दिया जाता। 2 साल तक कम आय के साथ हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए चिनत्सु को क्रूज के प्रमुख अभिनेताओं के लिए कठिन उन्नयन करना पड़ा। एक बार में एक गलती के कारण वो 2 मीटर ऊंचे मंच से गिर गई और उसका शरीर लगभग टूट गया। अगले ही पल वो गिर पड़ी और मुझसे कियान जिया को छोड़ने की विनती करने लगी। उसने कहा कि जब तक आप कियान जिया को छोड़ देंगे, मैं उसे प्रसिद्ध बनाने के लिए पूंजी ढूंढ लूंगा। जब तक एक मंच है, कियान जिया प्रसिद्ध हो सकता है। आप कियान जिया को कितना पैसा छोड़ना चाहते हैं? आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं। मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए दिवालिया हो जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम तभी उसकी मदद करोगी जब मैं उसे छोड़ दूं? यान एस्ट्रे ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं उतना महान नहीं हूं। मैंने चिनत्सु को अस्पताल के बिस्तर पर चोटों से लथपथ देखा। मुझे याद आया कि जब भी मैं सेट पर जाता था तो मैंने चिनत्सु का सभी के प्रति विनम्र रवैया देखा। उस ठंडे तहखाने के बारे में सोचते हुए जहां चिनत्सु और मैं इतने सालों तक रहे, वो वास्तव में और आगे बढ़ सकती थी। मैं सहमत हो गया, लेकिन मैंने सिगरेट की राख नहीं मांगी। हालांकि एस्ट्रे ने अंत में मुझे 10 लाख दिए और उन 10 लाख ने वास्तव में एक निश्चित अवधि के लिए मेरी जान बचाई। कियान जिया छोड़ने के आधे साल से भी कम समय के बाद मुझे रक्त कैंसर का पता चला। शेन यान हमेशा सोचता था कि मैंने अपनी बीमारी के कारण कियान जिया छोड़ने का फैसला किया है। मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया और मैं शेन यान के दिमाग में एस्ट्रे की पुरुष देवता की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बाद में मैं एस्ट्रे का थोड़ा आभारी भी हुआ। उसने वास्तव में चिनत्सु के जीवन को बेहतर और बेहतर बना दिया। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं चिनत्सु की मदद कर सकूं? मैंने एस्ट्रे से पूछा। मैं जानता था कि वो बिना किसी कारण मेरे पास नहीं आएगी। पिछली बार जब उसने मेरे पास आने की पहल की थी तो उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया था और मुझे चिनत्सु छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस बार भी उसने फंग्युआन से कहा, मुझे दोष मत दो, आपने खुद देखा है, आपकी और चिनत्सु की कोई जड़ें नहीं हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे हम एक साथ रह सकें। जब तक बाहरी दुनिया ये पहचानती कि चिनत्सु ने उसे छोड़ दिया है, वो तुरंत ढह जाएगी। एक बार जब वो ढह गई तो विभिन्न अनुबंधों के उल्लंघन होंगे और अनुबंधों के कुछ उल्लंघनों के लिए परिसमाप्त क्षति के मुआवजे की आवश्यकता होगी।
अब चिनानजिया के हाथों में अनुबंधों की कुल संख्या निश्चित रूप से चिनित्सु को उसके पूरे जीवन में दिवालिया बना सकती है या यहाँ तक कि भारी कर्ज में डुबा सकती है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मैंने एस्ट्रे को बहुत शांति से देखा और एस्ट्रे भी बिल्कुल सीधी थी। आप चिनानजिया के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आए। आपने कहा कि आप ही थे जिसने उसे चिनानजिया के मुंह में छोड़ दिया था। अब जबकि चिनानजिया अच्छी तरह से विकसित हो गया है, आप चिनानजिया के साथ वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप चिनानजिया द्वारा अस्वीकार किए जाने को तैयार नहीं थे। इसलिए आपने एक अनुरोध किया और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। चिनत्सु सहमत हो गया, लेकिन आपने उसे धोखा दिया और चूम लिया, ये सोचकर कि आप चिनत्सु को बचा सकते हैं। न केवल उसे चिनत्सु से घृणा थी, बल्कि उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि ये इतनी बुरी स्थिति में बदल जाएगी। अब चिनत्सु ने आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। तुम्हें पछतावा है, इसलिए तुमने सब सच सच कह दिया। मुझे आशा है कि हर कोई चिनत्सु पर विश्वास कर सकता है। ये सब आपकी गलती है। मैंने एस्ट्रे को सुना और बहुत देर तक इस बारे में सोचा। चलिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं और कियानशिया की एजेंसी आगामी जनसंपर्क संभालेंगी। आपको बस ये काम अच्छे से करना है। एस्ट्रे ने दृढ़ता से कहा और फिर कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो मुझे फिर से पैसे देगी। ठीक है, मैं सहमत हो गया। 5 साल पहले ये हमारे पास भी नहीं था। हिचक, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब मरने वाला हूँ और मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा ये है कि चिनत्सु अच्छी तरह से जी सके और अच्छा जीवन जी सके। इसलिए मैंने अगली सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही वीडियो सामने आया, ये तेजी से हॉट सर्च बन गया। चिनत्सु जिस व्यक्ति को धोखा दे रही थी वो उसका पहला प्यार था और उसके पहले प्यार ने स्थिति को स्पष्ट करने की पहल की। चिनत्सु के खिलाफ उसके पहले प्यार ने साजिश रची थी और उसके पहले प्यार ने सभी गलतियों को सहन किया। एस्ट्रे ने चिनत्सु के लिए बात की और उस पर अटूट विश्वास किया। उसी समय मुझे चिनत्सु का फ़ोन आया। आपको ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? सिस्टर होंग अभी भी एस्ट्रे है, चिनत्सु ने गुस्से से पूछा। सिस्टर होंग उसकी एजेंट है। वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनोरंजन उद्योग में सख्त है। वो बेईमान है और वो एक प्रसिद्ध महिला शैतान है। मैंने ये स्वेच्छा से किया। क्यों? चिनत्सु ने इस पर विश्वास नहीं किया। इससे आपका क्या भला होगा? मैंने आपके एजेंट से 2 मिलियन ले लिए। चिनत्सु बहुत देर तक वहां चुप रहा। मुझे नहीं पता कि अब उसका मूड क्या है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरा हृदय स्तब्ध हो जाने की हद तक दुखता है। लंबे समय बाद चिनत्सु का स्वर अचानक डरावना और शांत हो गया। उसने कहा, मेरी वर्तमान कुल संपत्ति 2 मिलियन से अधिक नहीं है और मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। आपके एजेंट ने कहा कि यदि आप इस बार उससे मिलने जाएंगे तो 2 मिलियन तो क्या, आप सब कुछ खो देंगे। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? लोग असली हैं। मैं सिर्फ हमारे रिश्ते की आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं। मेरा मासूम व्यक्तित्व अभी भी वही है। मैं उसे मिलने नहीं दूंगा। एकमात्र चीज जिसके लिए मुझे खेद है वो है एस्ट्रे, लेकिन ये मेरे अनुभव है। जी कंपनी से संभाल लेगी, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं अब बहुत पैसा कमा रहा हूं। कियानशिया की आवाज में हल्की सी घुटन थी। मैंने बस अपने होंठ काटे और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस समय मैं भी फूट फूट कर रो रहा था। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तब और अब भी ऐसा ही था। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं इसे अच्छी तरह से संभाल लूंगा? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसे अच्छी तरह से संभाल लूंगा? कियानशिया ने चुपचाप मुझसे पूछा। मैंने कहा, गहरी सांस ली। उसका स्वर सपाट और उदासीन था। मुझे भूल जाओ, मैं इस लायक नहीं हूं। वो मुस्कुराई, ये न जानते हुए कि वो मुझ पर हंस रही थी या खुद पर। उसने कहा, फैंग युआन, मैं अपने जीवन में बार बार तुम्हारे द्वारा रौंदे जाने के लायक हूं। कियानशिया की नकारात्मक खबर तुरंत दबा दी गई और ये पैन में फ्लैश की तरह थी। मनोरंजन उद्योग में कियानशिया की जनसंपर्क क्षमता पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शीर्ष व्यक्ति है। उनके और एस्ट्रे के बारे में अभी भी बात की जा रही है। वे एक साथ कई प्रेम कार्यक्रमों में दिखाई दिए, एक साथ यात्रा की, वे एक दूसरे के दल से मिलने गए, वे किराना का सामान खरीदने के लिए एक साथ घर गए और वे एक साथ अंदर बाहर गए। कभी कभी मीडिया हंगामा करने के लिए मुझे बाहर खींच लेता था,
यातायात की लहर आकर्षित करने के अलावा और भी बहुत कुछ था। कियानेक्सिया और एस्ट्रे के बीच के संबंधों को उजागर करने के लिए मैं आधे साल से समीक्षा के लिए अस्पताल नहीं गया हूं। अस्पताल ने मुझे कई बार फ़ोन किया और मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जब तक मैं उस सुबह नहीं उठा और बिस्तर पर खून नहीं देखा, मैं अभी भी डरा हुआ था। इसलिए मैं अस्पताल गया। लेकिन उस समय मेरा सिर बहुत चक्कर आ रहा था और मेरा शरीर बहुत कमज़ोर था। मैं केवल शैनियान की मदद मांग सकता था। शैनियान पूरे रास्ते मेरे साथ थी, लेकिन इस बार जब उसने मुझे पहली बार देखा तो वो आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने कहा, फैंगयुआन, तुमने खुद को इस तरह कैसे बर्बाद कर लिया? मैंने खुद को बर्बाद नहीं किया। बीमार होने के बावजूद भी मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका। यहां तक कि मुझे अच्छा खाने की आज्ञाकारिता भी प्राप्त थी। शैनियान मुझे अस्पताल ले गया। मुझे डॉक्टर ने डांटा और हर महीने जांच कराने को कहा। मैं नहीं गया। अब मैं ठीक हो गया हूं और मेरी हालत गंभीर है। मैंने उससे पूछा कि मैं कब तक जीवित रह सकता हूं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। शैनियान मेरे बगल में थी और वो अत्यंत घबराई हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। मैंने बहुत शांति से कहा, 1 महीना? डॉक्टर ने कहा, शायद कम, लेकिन मेरा दिल अभी भी दुखता है। पता चला कि मेरे पास केवल 1 महीना बचा था। जब मुझे रक्तस्रावी कैंसर का पता चला तो मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद मैं मरने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि मैं इसे और स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं रोया नहीं। शैनियान अचानक मेरे पास दिल तोड़कर रोने लगी। डॉक्टर को नहीं पता था कि उस पल मुझे आराम देना है या उसे। मैंने शैनियान को अस्पताल से बाहर खींच लिया। असल में डॉक्टर ने ये कहते हुए मुझे अस्पताल में रहने का सुझाव दिया कि अगर मुझे अभी भी बचाया जा सकता है तो क्या मुझे बचाए जाने के बाद मरने का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर कभी-कभी विनोदी होते हैं। मैं शैनियान की कार में बैठ गया और शैनियान स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर रोता रहा। शैनियान, कृपया रोना बंद करो। मैं थोड़ा असहाय था। अच्छे लोग ऐसे क्यों होते हैं? तुम्हें अच्छे पुरस्कार नहीं मिल सकते। फैंगयुआन, तुम अपने जैसे अच्छे इंसान क्यों हो? तुम्हें ये अनुभव क्यों हो रहा है? शैनियान शायद अब और मदद नहीं कर सकी और उसने अपने दर्द में व्यक्त किया, क्या भगवान अंधा है? हो सकता है कि मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत बुरे काम किए हों, इसलिए इस जीवन में मेरा जीवन आसान नहीं रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने अगले जीवन में बहुत खुश इंसान बनूंगा। रोना बंद करो। आपने मुझसे उस स्थान को देखने के लिए मेरे साथ चलने का वादा किया था। सुरक्षा गार्ड को छोड़े बिना मुझे मरने मत देना, मैंने शैनियान से आग्रह किया। शैनियान ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। शैनियान और मैं अपने गृहनगर लौट आए। असल में मुझे ये शहर पसंद नहीं है। मेरे बचपन के सारे दुर्भाग्य इसी शहर में बीते। एकमात्र अच्छी बात यह है कि मैं इस शहर में मिला। जियांग रोंग को छोड़ने के बाद गिरे हुए पत्ते हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। बीजिंग आखिरकार मेरा नहीं है। शैनियान और मैंने कई स्थानों की यात्रा की और मुझे एक जंगल से प्यार हो गया। वो जंगल समुद्र के सामने था और उसके चारों ओर बहुत से नरकड़ उगे हुए थे। पहली नज़र में ये सचमुच बहुत सुंदर था। शैनियान को ये पसंद नहीं था कि ये कितना दूर था। आसपास कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आपने सुना है कि भूत प्रेत भूत से डरते हैं। ठीक है, अब से आप बस साल में एक बार आकर मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन फिर मैंने अचानक सोचा कि बीजिंग से यहाँ आना बहुत दूर है, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया। हर 5 साल में एक बार आना ठीक है। मैं अकेलेपन को सहने में सबसे सक्षम हूँ। शैनियान की आंखें फिर से लाल हो गईं और उसने एक उद्देश्य चुना। मैं बीजिंग वापस नहीं जा रहा हूँ। बीजिंग में मेरा कोई घर नहीं है। घर हमेशा किराए का रहा है। मकान मालिक मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी वजह से हो। मेरी मृत्यु से उसके भविष्य के किराए पर असर पड़ेगा। निस्संदेह मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मैंने इसके बारे में सोच लिया है, इसलिए मैं स्थानीय अस्पताल जाऊंगा। अगर मैं अस्पताल में मर भी जाऊं तो इसका किसी पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे शैनियान को बीजिंग से यहाँ आकर मेरा दाह संस्कार करने के लिए परेशान करना होगा और फिर मेरी राख को मेरे द्वारा चुनी गई जगह पर दफनाना होगा। जब मैंने शैनियान को अपनी व्यवस्थाएं बताईं, शैनियान मुझे बीजिंग वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने मेरे साथ रहने की जिद की और मैं उसे भगा नहीं सकता था।
इसलिए मैंने उसे अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहा। ये कुछ हद तक एक पुराना समुदाय था। समुदाय में एक छोटा सा खेल का मैदान था जहाँ कई बच्चे खेलते थे। मेरी नज़र 2-3 साल की एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो बहुत बहादुर थी और खुद ही स्लाइड पर फिसलने की जिद करती थी। मैं उसके साथ रहा। आपके बगल के वयस्क बहुत मिलनसार हैं, हुआ आज्ञाकारी है। दादी आपको एस्केलेटर पर चढ़ने में मदद करती हैं। इसे मेरे द्वारा किया जा सकता है। दादी मुझे खेलते हुए देखो। छोटी लड़की ने उसे दूर धकेल दिया। वो असहाय थी और केवल छोटी लड़की की रक्षा कर सकती थी। छोटी लड़की बहुत देर तक खेलती रही। हुआ चलो घर चलें, ठीक है? आपके दादाजी, पिता और माँ बाद में एक साथ रात का खाना खाने के लिए वापस आएंगे। उसने धीरे से उसे सहलाया। लेकिन मैं अभी भी कुछ देर खेलना चाहती हूँ। चलो अगली बार फिर खेलेंगे, ठीक है? छोटी लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, दादी, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। वो प्यार से मुस्कुराई, छोटी लड़की को गले लगाया और चली गई। जब वो चली गई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, घूम गई और चली गई। मैं भी घूमकर चला गया। शनयान ने मुझसे पूछा कि वो कौन थी? मेरी माँ। आपकी एक माँ है? शनयान बहुत आश्चर्यचकित है। मैं पत्थर से बाहर तो नहीं कूद सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शनयान आश्चर्यचकित है। उसने इतने सालों से मेरे किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा है। मैं बीमार हूँ। मेरे अलावा शनयान, मेरी माँ वास्तव में मुझे याद नहीं करती। मेरे जहरीले पिता द्वारा उसे बेचने के बाद उसे बहुत अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ीं। संपूर्ण लोग पागल हो जाते हैं। मेरे पिता ने देखा कि मेरी माँ पागल है और उन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे अब भी याद है कि मैंने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने पिता से विनती की थी कि वो मेरी माँ को ना निकालें। मेरे पिता ने मेरे माथे पर लात मारी और मेरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। मेरे माथे पर अभी भी चोट का निशान है, लेकिन मैंने उसे अपनी चोट से रोक दिया है। सौभाग्य से मेरी माँ को बाहर निकाले जाने के बाद मेरी मुलाकात एक अच्छे आदमी से हुई जो उसे अपने साथ ले गया और उसकी देखभाल की। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी माँ की मानसिक स्थिति में धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ। उन दोनों ने एक छोटा परिवार भी बनाया। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें अब अतीत याद नहीं है। याद न रखना ठीक है, हो सके तो मैं भी भूल जाना चाहता हूँ। चूंकि आपकी माँ है तो क्यों नहीं? शनयान ने अचानक कुछ सोचा और आश्चर्य से पूछा। मैं जानता हूँ वो कहना चाहती है, आप मेरी माँ को अस्थि मज्जा पाने के लिए क्यों नहीं ढूंढते? मेरी माँ को तो मेरी याद तक नहीं आती। मैं उसकी ज़िंदगी में खलल नहीं डालना चाहता। कुछ जिंदगियां जीवन और मृत्यु से भी अधिक दयनीय होती हैं, जैसे कि मेरी माँ की। इसके अलावा मेरी माँ के और भी बच्चे नहीं थे। छोटी लड़की की माँ उस आदमी और उसकी पूर्व पत्नी की संतान थी। मुझे सिर्फ अपनी माँ से उम्मीद है। अगर वो सफलता से मेल नहीं खाती तो मैंने भी उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये इसके लायक नहीं है। अब उसे इतनी अच्छी तरह से जीते हुए देखना ही काफ़ी है। फंग युआन, आप बहुत दयालु हैं। शनयान को अंदर बाहर का पता नहीं था, लेकिन उसने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा वाक्य कहा। मैंने मुस्कुराकर समझाया, ये तो बस अगले जन्म में खुश रहने के लिए था। शनयान ने मुझे डांटा, लोगों के लिए कोई अगला जीवन नहीं है, एक जीवन के बाद भी एक जीवन है। मैंने शनयान को वापस जाने के लिए कहा। वो मेरे लिए अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने उससे हर दिन वीडियो चैट करने का वादा किया। उसे डर था कि मैं चुपचाप मर जाऊंगा, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपनी पसंद की जगह पर मुझे दफनाने के लिए भी उसे परेशान करना पड़ा। वापस जाने से पहले उसका दिल बहुत बड़ा था। साहस ने मुझसे पूछा, फंग युआन, क्या तुम सचमुच उसे बताए बिना इस पर हस्ताक्षर करते रहोगे? आपने उसे बताया? मैं अचानक घबरा गया। नहीं। शनयान ने तुरंत मुझे सांत्वना दी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं शांत हो गया और महसूस किया कि मैं अभी बहुत उत्साहित था। मुझे बस ऐसा लगा कि शनयान को नहीं पता कि क्या करना है। मैं शांत हुई और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत जल्दबाजी में थी। मुझे बस इतना लगा कि शनयान को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये तुम्हारे और कियांशिया के बारे में है। जब अफेयर का खुलासा हुआ तो तुमने उसे स्पष्टीकरण देने के लिए एक वीडियो भेजा। उसके अगले दिन उसने मुझे फ़ोन करके समझाया। उसने कहा कि तुम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो चुंबन महज विदाई थी और वो मुखौटा पहने हुए थी। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और भले ही उसने तुम्हें पैसों का लालच देने की कोशिश की, फिर भी तुम मेरे लिए पवित्र बने रहे। मैं चुपचाप सुनता रहा, इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
शैनयान साफ तौर पर मुझसे नफरत करती थी, फिर भी उसने विनम्रता से मेरी भावनाओं का ख्याल रखा। इस दौरान कियानशिया और एस्ट्रे का रिश्ता इतना खुला था, मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ जनता को सफाई देने के लिए नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर मेरे लिए एक नाटक कर रही थी, ताकि मैं मान लूं कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। शैनयान बोलते हुए आह भरी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शैनयान, इसीलिए मुझे कियानशिया से ये बात छुपानी पड़ी। लोग एक दूसरे के प्रति होते हैं। उसने हमेशा मेरी भावनाओं का ख्याल रखा और मैंने भी ऐसा ही किया। शैनयान समझ गई। वो बस कियानशिया के साथ मेरे रिश्ते पर अफसोस जता रही थी। शैनयान के जाने के बाद मैं इस शहर में अकेला रह गया। समय बिताने के लिए मैं बस कियानशिया की फिल्में देख सकता था और टीवी सीरियल। मैंने वो सब देखे। बगल वाले बिस्तर पर लेटी मरीज आह भरे दिना नहीं रह सकी। मुझे लगा कि मैं कियानशिया को काफ़ी पसंद करती हूँ। उसके सामने ये कहने में मुझे शर्म आ रही थी कि मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।